Hello my dear students, this is Lal Chandra Yadav. Welcome to all in your class. Dear students, as you know, we are reading the second chapter of the history, nationalism in India. And in the first video of this chapter, we have already got the introduction of this chapter. So today we have to start the first topic of the chapter, First World War. Dear students, in this topic we will read how the circumstances which were created due to the First World War have helped to create the sense of the nationalism among the Indian peoples. Dear students, in class 9th you have already read about the First World War, and you know that the First World War was a global war which affected directly or indirectly to the entire world. Although it was fought between the two major powers of the Europe, but these two powers had set up the colonies into the many countries such as India, Africa, West Indies, Vietnam. So they have badly affected to these countries also. बच्चों, आप सब जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार एक वैश्विक वार था, अर्थात विश्व लेवल पे लड़ा जाने वाला वार था, जिसने डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूरी दुनिया को प्रभावित किया। यद्यपि ये जो वार था वह यूरोप की दो महाशक्तियों, जिसको हम लोग सेंट्रल पावर और एलाइड पावर के नाम से जानते हैं, उन दोनों के बीच में लड़ा गया। लेकिन क्योंकि इन दोनों महाशक्तियों ने बहुत से देशों पर अपना औपनिवेशिक स्थापित किया था, अपना उपनिवेश स्थापित किया था, अर्थात इन्होंने कॉलोनीज सेट की थी, तो इन्होंने उन देशों को भी बुरी तरह से प्रभावित किया, इफेक्टेड किया। अब जो ये परिस्थितियां क्रिएट हुई फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण, कैसे लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि वे इन देशों के द्वारा, अर्थात जो ये महाशक्तियां हैं, इनके द्वारा क्या हो रहे हैं, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो हमको भी पता है कि जो इंडिया है वो ब्रिटिशर्स का क्या था, ब्रिटिशर्स की कॉलोनियल कंट्री थी, अर्थात ब्रिटिशर्स यहाँ पर शासन करते थे, जो ब्रिटिश था वो यहाँ पर शासन करते थे। तो उन लोगों ने कैसे हमारे ऊपर अत्याचार किए, कैसे हमारे देश का शोषण किया, उनको हम जानेंगे। और कैसे जब लोगों ने रियलाइज़ किया कि द ब्रिटिशर्स आर एक्सप्लॉइटिंग देम, दे आर ट्राइंग टू रिप्रेस देम, देन दे स्टूड अगेंस्ट देम एंड दे फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री, और उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक चला था। दिस वाज द टाइम पीरियड व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज बैटल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज फॉट, जब पहला विश्व युद्ध था वो लड़ा गया। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार द टू मेजर कंट्रीज ऑफ द यूरोप, टू मेजर पावर ऑफ द यूरोप हैव पार्टिसिपेटेड, सेंट्रल पावर and allied power. Central power means the countries which were located into the central part of the Europe. यूरोप के जो सेंट्रल पार्ट थे उनमें जो सबसे बड़ी महाशक्ति थी वो थी जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर,
ऑस्ट्रिया, हंगरी ये सेंट्रल पावर के रूप में थे। एलाइड पावर के रूप में हम लोग जो पढ़ते हैं वो ब्रिटिश एम्पायर था। फ्रांस था, बाद में यूएसए ने भी ज्वाइन किया। इसी एलाइड पावर में क्योंकि ब्रिटिश जो था, जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, तो इंडिया भी इसी में इंक्लूड था, क्योंकि वो इंडिया को भी क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे। क्योंकि हमको इंडिया के बारे में पढ़ना इसलिए हमने इंडिया नाम डाला। अर्थात ब्रिटिशर्स इंडियन को भी फर्स्ट वर्ल्ड वार में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज कर रहे थे। तो अब हम यह पढ़ेंगे कि किस प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वार ने क्या कर दिया कि भारत में नेशनलिज्म का जो सेंस था उसे क्रिएट करने में हेल्प की। डियर स्टूडेंट, दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा क्यों गया था ये भी आप जानते हैं कि ये एक प्रकार से वर्चस्व की लड़ाई थी, एक प्रकार से पावर शो करने की लड़ाई थी। दिस वार वाज एसोसिएटेड विद द सुप्रीम पावर मीन्स जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया, हंगरी, मैंने नाम नहीं लिखा, आप इंक्लूड कर लीजिएगा, ऑस्ट्रिया, हंगरी wanted to show that they had a supreme power at that time and they were manufacturing the products which they wanted to sell into the rest of the world to get the more profits. On the other side, allied power, British Empire, France, USA, they were also wanted to show their power. They wanted to get the right on the global market. Right means मोनोपोली चाहते थे, वो अधिकार चाहते थे. It means they wanted to sell their products. They did not want that the other countries can also sell their product. वो नहीं चाहते थे कि कोई और कंट्री जो है वो अपने माल को बेच सके, अपना माल बेचे। तो इसी चीज़ को लेकर के लड़ाई हुई कि बाज़ार में कौन कौन अपने प्रोडक्ट को बेचेगा और कैसे मुनाफा कमाएगा। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वार ने इंडिया में नेशनलिज्म का जो सेंस था उसे क्रिएट करने में हेल्प की। Dear students, First World War has created the new economic and the political situations. फर्स्ट वर्ल्ड वार ने एक नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दी थी। यू कैन बी इमेजिन इनटू द जनरल डेज मीन्स सामान्य दिनों में द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज रनिंग नॉर्मली। वो क्या करती है, सामान्य रूप से चलती रहती है, अर्थात हमको बहुत ज़्यादा हलचल देखने को नहीं मिलती है। But during the war, the economic and the political activities has changed totally. ये पूरी तरह से क्या हो जाती है, बदल गई। पूरी तरह से कैसे बदली? अब वार है तो वार में आपको पता था कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वार था, कोई छोटा मोटा वार नहीं था, किसी गांव का या किसी रोड की लड़ाई झगड़े नहीं थे कि 2-4 लोग लड़े और किसी का सिर फूट गया, किसी का पैर टूट गया तो घर लौट के चले गए। ये वर्ल्ड वार था, फर्स्ट मॉडर्न वर्ल्ड वार था, जो मॉडर्न वीपन से लड़ा जा रहा था, आधुनिक हथियारों से लड़ा जा रहा था। नए नए जो हथियार थे, विनाशक हथियार, जो एक बहुत बड़े पैमाने पे
लॉस कर सकते थे उनका प्रयोग किया जा रहा था। तो उन सभी वीपन्स को लेने के लिए किसकी ज़रूरत थी? पैसों की ज़रूरत थी। आज अगर वार हो जाए, आप इमेजिन करिए, तो मॉडर्न वार होगा और मॉडर्न वार जो लड़ा जाएगा वो किससे लड़ा जाएगा? वीपन से लड़ा जाएगा, मीन्स गन से लड़ा जाएगा, बंदूकों से लड़ा जाएगा, बम से लड़ा जाएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि पहले की तरह से जो हमारे अर्लियर ह्यूमंस थे उनकी तरह से लाठी से, डंडों से, तो पता चला कि कोई मिट्टी का जो एक टुकड़ा है उसको उठा के मार रहा है, कोई पत्थर खींच करके मार रहा है। नहीं, द मॉडर्न वार इज रिलेटेड टू द मॉडर्न वीपन्स, मॉडर्न वीपन्स से था रिलेटेड। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार ने क्या कर दिया, अब वार होगा तो बहुत सारे हथियारों की ज़रूरत होगी, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी। लोग ऐसे थोड़ी ना जाएंगे कि जिम में पता चला एक्सरसाइज कर लिए, रोड पे 4 बार दौड़ लिए तो चले गए युद्ध में लड़ने। उसके लिए किसकी ज़रूरत होगी? हथियारों की ज़रूरत होगी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार ने क्या कर दिया, सबसे पहला जो कंडीशन इसने क्रिएट किया, यानी उसने क्या किया, फर्स्ट वर्ल्ड वार had increased the war expenditure जो युद्ध संबंधी खर्चे थे उसे फर्स्ट वर्ल्ड वार ने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अभी मैंने आपको बता दिया कि युद्ध संबंधी खर्चे क्या हो सकते हैं। युद्ध संबंधी खर्चे मूलतः 3 होते हैं। जो 3 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वार एक्सपेंडिचर मीन्स द एक्सपेंसेस विच वेयर बियर्ड बाय द कंट्रीज हु वेयर इन्वॉल्व इनटू द फर्स्ट वर्ल्ड वार, अर्थात वे खर्चे जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व होने वाली कंट्रियों को बियर करना पड़ता था, यानी सहना पड़ता था। वो कौन कौन से थे? दे नीड टू मनी टू परचेज द न्यू वीपन्स, मोर वीपन्स, न्यू वीपन्स। उनको नए नए हथियार और ज़्यादा हथियार खरीदने के लिए किसकी ज़रूरत थी? पैसों की ज़रूरत थी। सेकंड, उनको किसकी ज़रूरत होगी? सोल्जर्स की ज़रूरत होगी। ऐसा थोड़ी ना कि बंदूक और तोपें ला करके रख दी गई तो अपने आप चलने लगेंगी। इसके लिए किसकी ज़रूरत होगी? लोगों की ज़रूरत होगी, सोल्जर्स की ज़रूरत होगी, यंग पीपल्स की ज़रूरत होगी, ट्रेंड पीपल्स की ज़रूरत होगी। तो सेकंड जो उनका खर्च था वो क्या था? सोल्जर्स को रिक्रूट करना और उनको सैलरी पे करना। और इतने सारे लोगों को उनको क्या देना था? भोजन मुहैया कराना था, अर्थात फूड फीड करना था, भोजन देना था। तो 3 मेजर जो एक्सपेंसेस थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में इन कंट्रियों को बियर करने पड़े जो उस समय की महाशक्ति थी, जो वर्ल्ड वार में अपना मेजर रोल प्ले कर रहे थे। तो जब वार एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ गया तो उसे पूरा करने के लिए क्या कर दिया गया? गवर्नमेंट ने 2 तरीके अपनाए। एक तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वार लोन ले लेगी टू मीट द नीड ऑफ वार एक्सपेंडिचर, loans had taken and taxes had been increased। टैक्सेस क्या थे? बढ़ा दिए गए। नए नए टैक्स भी जो है उसमें इंक्लूड कर दिए गए, जोड़ दिए गए। तो जो युद्ध के खर्चे थे उसे पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? वार लोन लिया। लोन लिए गए, वार लोन, और क्या किया? टैक्स बढ़ा दिया। जैसे गवर्नमेंट की अर्निंग का क्या जरिया है? गवर्नमेंट जो है वो 2 तरीक़ों से अपनी अर्निंग करती है, 2 तरीके से जो है रिवेन्यू कलेक्ट करती है, पैसों को कलेक्ट करती है। द गवर्नमेंट हैव 2 sources, मेजरली 2 sources to collect the revenues. First, the government
takes the loans to develop the infrastructure and the basic things so that they can earn more in futures, and when they will earn more they will repay the loans, and in this way they can be improved to the conditions of the country. Second, the government can be increase the taxes on the luxurious products so that the people who are earning more they pay the tax, and with the help of that tax the government government can develop the infrastructure. गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकती है। तो गवर्नमेंट के पास दो जरिए मेजर होते हैं, एक तो गवर्नमेंट क्या करती है टैक्स कलेक्ट करती है, और दूसरा है वो लोन लेती है। लोन इस उम्मीद पे लेती है कि आगे चल करके फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे उसी से उनकी क्या होगी, इनकम होगी। ठीक हमारी तरह से वर्क करती है गवर्नमेंट। हम भी क्या करते हैं, दो तरीके से वर्क करते हैं। एक तो हम जब अपना विकास करना होता है, हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं होते हैं, तो हम लोन लेते हैं। लोन लेकर के अपनी पढ़ाई करते हैं, अपने किसी बिजनेस को सेटअप करते हैं, और फिर उस बिजनेस से जो अर्निंग होती है, पढ़ने के बाद जो हम सर्विस पाते हैं उससे जो अर्निंग होती है अपना लोन रीपे कर देते हैं, और फिर हम एक सेटल्ड हो जाते हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट हमको मिल जाता है। टैक्स इंक्रीज होने का मतलब ये होता है कि हम क्या करें, अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ा दें। दाम तो तभी बढ़ सकता है जब हमारे क्या हो, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड हो। जब तक डिमांड नहीं है तो प्रोडक्ट का दाम आप क्या बढ़ाएंगे। तो गवर्नमेंट जनरली लग्जरियस आइटम पे टैक्स ज़्यादा बढ़ाती है। आज आप देखेंगे 18% जो GST है वो ज़्यादातर लग्जरियस आइटम पे, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स है, कार है, AC है, फ्रिज है, कूलर्स हैं, क्योंकि इसको कौन करता है यूज, रिच पर्सन करते हैं, तो उन पे गवर्नमेंट टैक्स लेती है। जो जनरल पीपल यूज करते हैं, जो पुअर लोग यूज करते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स जो है इम्पोज नहीं किया जाता। जो बेसिक नीड्स है जैसे वेजिटेबल्स है, जो आप फूड ग्रेन्स लेते हैं किराना स्टोर्स वगैरह से, उन पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जो होती है वो टैक्स इम्पोज नहीं करती है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट को तो अपना टैक्स बढ़ाना था, क्योंकि वार चल रहा है, ये अननॉर्मल सिचुएशंस है इसमें, यानी कहने का मतलब असामान्य स्थिति है। तो इसमें जो है गवर्नमेंट कहीं पर भी टैक्स को इम्पोज कर सकती है। तो इसने क्या किया, टैक्स को इम्पोज कर दिया। अब इससे हुआ क्या कि जो प्राइसेस थी वो क्या हो गई, बढ़ गई। जो सामानों की कीमतें थी वो क्या हो गई, बढ़ गई। सामानों की कीमतें क्या हो गई, बढ़ गई। नाउ द कॉमन पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू द प्राइसेस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। इन सामानों की जो कीमतें थी, अब जो कॉमन पीपल्स था वो एफर्ट नहीं कर सकता था, इसे ले नहीं सकता था। व्हेन द पीपल विल फेल टू परचेज देयर बेसिक नीड्स देन दे विल अपोज द करंट पॉलिसीज ऑफ इंक्रीजिंग द टैक्सेस, इंक्रीजिंग द प्राइसेस। जनरल वर्ड में अगर हम कहें तो सामानों की कीमतें क्या कर दी जाती हैं, बढ़ा दी जाती हैं। क्योंकि आम लोग जो होते हैं वो ये नहीं बढ़ते कि टैक्स बढ़ा है, वो सोचते हैं कि महंगाई क्या हो गई, बढ़ गई। तो महंगाई क्यों बढ़ी उस पर ना जा करके, तो महंगाई जब बढ़ जाती है तो लोगों को सामान लेने में सब परेशानियां होती हैं। जिनके पास इनकम नहीं है, वो बेसिक नीड है, उसके बिना काम भी नहीं चल सकता, तो लोग उसको क्या करते हैं, अपोज करते हैं, विरोध करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो थी वो रेडी नहीं थी कि वो क्या करे, टैक्स को डिक्रीज करे, टैक्स को कम करे, क्योंकि उसकी तो जो नीड थी पैसों की वो बढ़ती चली जा रही थी। तो कैसे वो कम कर सकती थी। गवर्नमेंट भी क्या थी उस समय, यानी ब्रिटिशर्स भी उस समय क्या थे, मजबूर थे। वो कीमतें कम नहीं किए और कीमतें बढ़ती चली गईं। तो लोगों में क्या हो गया, एक गुस्सा आ गया। अब लोग गवर्नमेंट के क्या हो गए, अगेंस्ट हो गए। अब इसमें बहुत सारे सेक्शंस थे जो एक साथ आए। अब दूसरी क्या सिचुएशंस क्रिएट हुई, ड्यूरिंग द वार्स द कंट्री which were involved into the first world war, they need to the more soldiers to fight. इन कंट्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों की ज़रूरत थी कि वो युद्ध को लड़ें। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो है वो रिक्रूट करना शुरू किया, अर्थात भर्तियां करना शुरू किया, किसकी, सोल्जर्स की।
अब वार चल रहा है तो ऐसे समय में कोई आर्मी को ज्वाइन नहीं करना चाहता, कोई सोल्जर नहीं बनना चाहेगा। वैसे हम चाहे जितनी देशभक्ति की बातें करें, लेकिन अगर ये सामने आ जाता है कि वार चल रहा है और अब हमको लड़ने जाना है, ऐसे समय में अगर हम जाते हैं तो हमारे प्राण जो होते हैं पूरी तरह से संकट में होते हैं, यानी जान हथेली पे लेकर के जाना पड़ता है। सो व्हेन द कंट्रीज स्टार्टेड टू रिक्रूट द सोल्जर्स, द पीपल्स वेयर नॉट रेडी टू ज्वाइन द आर्मी बिकॉज they did not want to take the risk। वो खतरा लेना नहीं चाहते थे। they understood if they will join the army then they could be lost to their life। तो वो अपने प्राणों को क्या कर सकते थे, खो सकते थे, गंवा सकते थे। so the government, the countries which were recruiting the soldiers, they forced the peoples to join the army, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फोर्स रिक्रूटमेंट। Force recruitment is a term which express the peoples to join the army by force, means in this process the Britishers and the countries which were involved into the First World War were forcing the peoples to join the army। अब जब ये लोग फोर्स कर रहे थे, then the peoples who did not want to join the army, they stood against the government। वो लोग क्या हुए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़े हो गए। उन्होंने गवर्नमेंट की इस पॉलिसी का क्या किया, अपोज किया, क्योंकि कोई भी फैमिली, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि उसका बेटा युद्ध में जाए और वहाँ पर लड़ते हुए मारा जाए। और बात ये भी नहीं थी कि इनको कोई मतलब, जैसे कि nowadays our soldiers are ready to sacrifice their life because they have a love with their nation। उनको अपने देश से क्या है, प्रेम है। but the Britishers were exploiting to the peoples, so they had no love towards their nation। उनको उनके राष्ट्र से कोई प्रेम नहीं था, उनसे कोई मतलब नहीं था। so why they lost their life, तो वो अपने जीवन को क्यों गंवाएं, आखिर क्यों लड़ने के लिए जाएं। एट द सेम टाइम द क्रॉप हैड बीन फेल्ड, उसी समय जो है वो क्रॉप्स क्या हो गई, फेल हो गई। क्रॉप्स फेल होने का मतलब कोई नेचुरल जो है वो डिजास्टर की वजह से, और फॉर एनी अदर रीजन्स जो प्रोडक्शन था क्रॉप का वो क्या हो गया, बहुत कम हो गया। जब प्रोडक्शन कम हो गया, इधर दाम बढ़ रहे हैं और प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एंड द ब्रिटिशर्स वेयर सप्लाइंग टू द फूड ग्रेन्स टू द यूरोप, जो ब्रिटिश थे वो क्या कर रहे थे, फूड ग्रेन्स की सप्लाई यूरोप में कर रहे थे। एंड इन इंडिया द पीपल हु वेयर प्रोड्यूसिंग द फूड ग्रेन्स दे हैड एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द फूड, उनके पास बिल्कुल भी जो फूड था वो था नहीं, फूड ग्रेन्स उनके पास रह नहीं गया। उनका जो प्रोडक्शन था, जो उन्होंने प्रोड्यूस किया था, उसे क्या कर दिया गया, यूरोप भेज दिया गया। तो लोग ये सोचते थे कि हमारा प्रोडक्शन है, यानी जो हमारा अनाज है वो यूरोप भेजा जा रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, क्योंकि अनाज की कमी हो गई लोगों के बीच में। एट द सेम टाइम अ काइंड ऑफ डिजीज हैड स्प्रेड एमंग द पीपल, उसी समय एक बीमारी फैल गई, इन्फ्लुएंजा। एपिडेमिक, ये एक महामारी है जिसमें लोग फीवर से, हैजे से, अर्थात डिफरेंट डिजीज से मरने लगे। तो इस बीमारी से भी लोग जूझ रहे थे। एंड द गवर्नमेंट वेयर नॉट अरेंजिंग द प्रॉपर
system for those peoples means the government were not providing the facilities, medical facilities to the peoples for the treatment. So the peoples had stood against the government. लोग क्या हुए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो गए. And the different peoples were exploiting, it means the different sections were exploiting. हर सेक्शन जो था वो क्या किया जा रहा था, एक्सप्लॉइट किया जा रहा था. सो दे रियलाइज दैट द ब्रिटिशर्स वे आर एक्सप्लॉइटिंग देम इन देयर ओन कंट्रीज, इन देयर नेटिव कंट्रीज, एंड दे हैव कलेक्टेड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ए नेशंस इन द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी. वो सभी लोग महात्मा गांधी के लीडरशिप में एक राष्ट्र की छत्र छाया के नीचे खड़े हो गए. एंड दे बिगन टू अपोज द ब्रिटिश गवर्नमेंट. और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया. सो इन दिस वे द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैव डेवलप्ड द सेंस ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया. इस तरीके से जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसने इंडिया में नेशनलिज्म का जो सेंस था उसे क्रिएट करने में हेल्प की. इन द नेक्स्ट वीडियो, अगली वीडियो में वी विल रीड अबाउट महात्मा गांधी एंड हिज फेमस मोमेंट सत्याग्रह, और हम उनके फेमस मोमेंट सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड द एवरी टॉपिक ऑफ द चैप्टर्स वेरी केयरफुल्ली सो दैट यू कैन रिप्लाई द एनी आंसर ऑफ द एनी क्वेश्चंस. आप किसी भी प्रश्न का ताकि क्या दे सकें, उत्तर दे सकें. So dear students, this is all for today. Thank you so much for watching the video.